तो हेलो अगेन। मैं अभी इस बार मतलब अभी जो आए हैं हम टॉपिक लेकर के इस बार, तो उसमें हम पढ़ेंगे मोस्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने पिछली बार बता दिया था। और उसमें ये चीज थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है बेसिकली। पिछले वाले मैंने टॉक किया था, मतलब बेसिक टॉक था कि उसमें फिजिक्स क्या होती है, बाकी चीजें साइंटिस्ट कैसे कैसे आए और क्या कैसे उन्होंने चीजें डेवलप की फिजिक्स में। लेकिन अ, उसमें मुझे ऐसा मैंने देखा, उसको मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट आई मिस्ड आउट बिकॉज और उतने बड़े वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर हो सकती थी। एंड मैं वापस से एक वीडियो उस पर बनाऊंगा जिसमें कि वो चीज़ आपको मतलब ज़्यादा हेल्पफुल हो समझने के लिए। और विल स्टार्ट फॉर दिस टॉपिक ना, बिकॉज जो चैप्टर है वो खत्म होना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे फिर क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या रहता है। वो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि एक चीज मतलब एक पाइप का कंसिडरेशन लीजिए कि पाइप में से जितना पानी फ्लो हो रहा है। अगर मैं पाइप का जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। हम्म। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी जो है ना, मुझे एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन एक मिनट चेक करने दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर पे दिख रहा हूँ आपको। ओके फाइन। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें मैं जब बताऊंगा तो यहाँ पे मैं ये चीजें थोड़ा स्क्रीन के राइट साइड में रखूंगा, ताकि लेफ्ट साइड में रखूंगा ताकि विजिबल रहे सारी चीजें। सो विल स्टार्ट। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है। ऐसे एक पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है। तो जब पानी उसमें से फ्लो हो रहा है, तो ये जितना सरफेस एरिया है उसमें से अगर मैं मान लीजिए दो स्ट्रीम लाइंस होती हैं जिसमें जो कि पानी का एक पाथ होता है, वो पकड़ लीजिए। तो दो स्ट्रीम लाइन पास हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फ्लक्स इज टू। फॉर सपोज यूनिट मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज मैं यहाँ पे लूंगा कि अगर मान लीजिए उस पाइप में से तीन स्ट्रीम लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स इज थ्री। मतलब फ्लक्स एक टाइप से ये है कि एक सरफेस एरिया में से या फिर एक एरिया में से कितने लाइंस या फिर कितना उस जो हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो कितना पास हो रहा है, दैट इज फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं। और अगर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं। तो वो चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम समझते हैं। तो अगर मैं एक सरफेस एरिया लूँ, मतलब ये आप ऐसे थोड़ा 3D में समझिए। ये ऐसे एक बॉक्स टाइप है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरी तो ड्राइंग गड़बड़ है इसमें। ऐसे बॉक्स टाइप तरह से समझिए। और यहाँ पीछे से एक फील्ड लाइन आई, बहुत सारी फील्ड लाइंस आई, ठीक है। और वो इसमें से पास हुई। इसमें से जब पास हुई वो फील्ड लाइंस, तो उनका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, और कितनी फील्ड लाइंस पास हुई, दैट मैग्नीट्यूड, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि उसका डायरेक्शन किधर है। क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस का यूनिट वेक्टर होता है जो हमें बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ है। मतलब एन कैप बोलते हैं उसको मोस्टली। जब हम फिजिक्स वाली जो बुक हम एनसीईआरटी की रेफर कर रहे हैं, उसमें एन कैप से डिनोट करते हैं। दैट इज, वो इस चीज में यूज होता है कि अगर कोई सरफेस है तो उसका यूनिट वेक्टर 90 डिग्री पे किधर जा रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लक्स। तो अगर मैं मान लेता हूं जैसे दे, और हम उसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उस सरफेस और फील्ड लाइन के बीच में कितना एंगल, अगर मैं मान लेता कि फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है सीधे, ठीक है। तो ऐसे, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर फील्ड लाइन सीधे पास हो रही है, तो सीधे पास होने का मतलब क्या होगा कि ये सरफेस के 90 डिग्री पर एक बनेगा यूनिट वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सरफेस के 90 डिग्री पर ऐसे बनेगा। और जब ये 90 डिग्री पे बन रहा है और फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि उनके बीच का एंगल जो है वो ऐसे कुछ बन रहा है। दिस इज यूनिट वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
तो ये जो थीटा होता है ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो कितना आपका स्ट्रेंथ देगा उस पर्टिकुलर एरिया में। ओके। अगर वो दोनों एक साथ होते तो वो फुल स्ट्रेंथ देता है। अगर जैसे जैसे धीरे धीरे वो दूर जाते जाता है, सरफेस एरिया एंगल पे आते जाता है, वैसे वैसे वो फील्ड लाइन जो होती है उसमें से उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कंसिडर फ्लो ऑफ लिक्विड विद वेलोसिटी। हाँ देखिए, इसमें भी एग्जांपल वही है, क्योंकि वो चीज वैसे ही उस चीज को समझाया जाता है कि कोई भी चीज पास हो रही है उसमें से, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, फिर उसके बाद उसका सरफेस एरिया कितना कांटेक्ट में है उसमें से। तो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें वही है जो मैंने पाइप के थ्रू बताई। फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन एनालॉगस क्वांटिटी एंड कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उस सरफेस एरिया में से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। And we should, however, note that there is no flow of physically observable quantity unlike the case of liquid। मतलब वैसा कुछ फ्लो होते हुआ दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग कि सरफेस एरिया को हम कंसीडर करते हैं अपने समझ के लिए कि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे हो रही है, कैसे कम हो रही है। तो वो सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से इतनी पास हो रही है। तो दिस इज अ लाइक टाइप ऑफ इमेजिनरी थिंग, नॉट इमेजिनरी, वहां एग्जिस्ट होती वो चीजें, लेकिन वहां पे एक्चुअल में वैसा फ्लो नहीं है पानी जैसा। ओके। बस ये समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कि वो उसके पैरेलल ही जा रही है, मतलब सरफेस एरिया का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज डेल्टा एस। यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लोग, दैट इज डेल्टा एस एंड ई जो है, दोनों बोल्ड में है ना, तो बोल्ड में एनसीईआरटी में वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया टिल्ट हो गया, सरफेस एरिया जैसे ही टिल्ट हुआ सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है वो ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे पास होने लगी। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि जो भी सॉल्विंग हुई पहले, जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस निकाले उसके अकॉर्डिंग, या फिर ये प्रोजेक्शन का है, सिंपल प्रोजेक्शन का रूल है, या फिर इसको रिजॉल्विंग भी बोलते हैं। जब हम रिजॉल्व करते हैं चीजों को, कंपोनेंट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर है, तो ये वेक्टर, ये बी वेक्टर मैं बोल देता हूँ, और ये ए वेक्टर है। ठीक है। तो ये बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन बनाएगा। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो एंगल जब पता चल जाएगा, तो यहाँ पे मैं सपोजली एक ट्राइंगल बनाऊंगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे मैं, दिस इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज समथिंग कि वो कितनी क्वांटिटी अपना वो शो कर रहा है दूसरे वेक्टर पे। ठीक है। तो जब मैं ए को इसके ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा इसके लाइन, बी के लाइन में, तो मुझे एक चीज समझ में आएगी कि दिस विल बी लाइक, यहाँ पे आएगा। हाँ, एक्चुअल में अगर डाला जाए तो ये कर्व पाथ लेगा ऐसे, लेकिन कर्व पाथ में नहीं। प्रोजेक्शन इज समथिंग शॉर्टर देन द एक्चुअल लेंथ। ठीक है। तो उसमें कुछ कंपोनेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, जो भी चीज हुई है। तो इसमें क्या होता है कि इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, तो ये जो साइड है, ये वाली साइड है जो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है, तो इसमें अगर मैं कॉस थीटा लगाऊं तो मुझे समझ में आएगा कि बी कंपोनेंट और ए कंपोनेंट ये दोनों यूज हो जाएंगे कॉस थीटा में ही। साइन थीटा में हमारे पास परपेंडिकुलर यूज होगा और हाइपोटेन्यूज यूज होगा। तो इसमें हम ए और बी का जो यूज करना है हमें वहां पर, तो वो दोनों किस फंक्शन में इंक्लूड होंगे, वो इंक्लूड होंगे कॉस थीटा में। तो मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा है विल बी इक्वल टू, इसको मैं इसको मैं ले लेता हूँ बी। ठीक है, ये बी है मान लीजिए, तो दैट विल बी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड उसका अपॉन ए वेक्टर, ए वेक्टर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू थीटा। तो यहाँ पर अब एक चीज समझ में आ रही है कि मैं ए वेक्टर निकाल सकता हूँ इसमें से, या फिर बी वेक्टर निकाल सकता हूँ ए के टर्म में। तो कैसे होगा, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है। दिस इज रिजॉल्व, इसको हम रिजॉल्विंग बोलते हैं, या फिर रिजॉल्व करके वो वेक्टर्स का रिजॉल्व करके हम कंपोनेंट्स निकालते हैं, कंपोनेंट रिजॉल्व करना बोलते हैं इसको। तो वैसे ही अगर मैं एक ये यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का, सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर लेता हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इन दोनों के बीच में जो थीटा है वो ये है, तो सिंपल मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पर जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कॉस थीटा में जाएगा। ठीक है। तो हम दोनों का प्रोडक्ट जब लिखते हैं तो वो
प्रोडक्ट कैसे होगा, जब सेम लाइन में आएंगे, सेम लाइन में आएंगे तब प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो सेम लाइन में आने के लिए ये हो जाएगा एन कैप कॉस थीटा, है ना। तो ई इंटू एन कैप कॉस थीटा, या फिर ई डेल्टा एस भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया का है, सरफेस एरिया का कॉम्पोनेंट है, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा यानी कि वो क्या बन जाता है, फ्लक्स, फ्लक्स हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड उसमें जिसमें सरफेस एरिया में से पास हो रही है, वो मल्टीप्लाइड बाय उस सरफेस एरिया का कॉम्पोनेंट वेक्टर या उस सरफेस एरिया का जो एक डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। और अभी यहाँ पर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिजॉल्व करके आया है, तो वेक्टर यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज मैग्नीट्यूड फॉर्म ओनली। तो इसमें वेक्टर अगर मैंने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपने आप गायब हो जाएगा। और कॉस थीटा जब गायब होगा तो दिस विल बी डॉट प्रोडक्ट, इसको एक नाम दिया जाता है, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर में, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज साइन थीटा यहाँ लगता है, और डॉट प्रोडक्ट में वहां पे कॉस थीटा लगता है। तो यहाँ पे बन जाएगा ये ई, वेक्टर टर्म में लिख रहा हूँ, ई डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एस, ठीक है। ये बन गया, ये होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। और डॉट प्रोडक्ट में जब दो क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो वो हमेशा एक स्केलर आउटपुट देती हैं। फ्लक्स का जो नेचर होता है दैट इज ए स्केलर, वो डायरेक्शनल नहीं होता। और इसका अगर आप यूनिट बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, ओके, इनटू मीटर स्क्वायर। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है। तो दिस इज ओवरऑल द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो फॉर्मूला बेस्ड है, और जो थियोरेटिकल बेस्ड है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो ये चीज यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा है, जब वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं कैसे हो रहे हैं। बट इसमें अब फैक्टर आता है कि अगर सरफेस एरिया उनके बीच का एंगल कैसे, मतलब अगर रोटेट होता जाए या फिर दोनों के बीच में एंगल बढ़े या कम हो तो कैसे होगा। तो कॉस थीटा का फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा जब 0 डिग्री पे रहता है, थीटा 0 डिग्री, तो वो 1 होता है, मतलब हाईएस्ट होता है। और जैसे ही वो 90 की तरफ अप्रोच करता है तो यहाँ पे आते थे वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स, दो या फिर फील्ड्स हैं, या दो कोई भी डायरेक्शनल वेक्टर है, उनके बीच में एंगल 0 है, यानी कि दोनों कोलिनियर है या तो पैरेलल है, समझ लो पैरेलल में भी एंगल 0 ही होता है, या फिर कोलिनियर है, तो उनका जो वेक्टर होगा वो क्वांटिटी सबसे ज्यादा देगा। यानी कि आंसर मेरे पास फ्लक्स आएगा ई डेल्टा एस कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होके तो आंसर यही आना है, तो ई डेल्टा एस आ जाएगा। और 90 पे आने के बाद क्या होगा, ई डेल्टा एस इंटू कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स विल बी 0 एट 90। और वही चीज अगर दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट आते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, और इधर पे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने इसमें गॉस लॉ में यूज होने वाला है, जो गॉस लॉ है। तो ये जो है ये मान लीजिए डेल्टा एस है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है डायरेक्शन में। तो दिस इज 180 डिग्री, जो उनका एंगल है उन दोनों के बीच में। ओके, सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 इज -1। -1 का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी नेगेटिव, जब वो सेम डायरेक्शन में थे 0 डिग्री पे, तो दैट विल बी माइनस ऑफ ई डेल्टा एस, ठीक है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और वैसे वैसे एंगल के हिसाब से वेरी करेगा। जैसे 270 डिग्री होगा तो फिर से 0 वापस 0 पे आएगा, या 360 पे आएगा तो वापस से वो वही वैल्यू दे देगा, मतलब उसका सेम नेचर वैसे ही cos थीटा के साथ साइनसोइडल चलेगा, ठीक है। साइनसोइडल मतलब साइन नहीं होता है, सिर्फ साइनसोइडल एक वेव का टाइप होता है। ओके, तो orientation of area element and not merely its magnitude is important in many contexts. For example, in stream, the amount of water flowing through the ring will naturally depend on how you hold the ring. मतलब जिसमें से पास हो रहा है उसका एंगल क्या है, उसमें से उतना पानी पास होगा। अगर मैं तिरछा रख दूं पाइप को थोड़ा, तो उसमें से पानी थोड़ा कम पास होगा क्योंकि बाकी पानी तो बाहर से पास हो जाएगा। अगर स्ट्रेट रखूं और स्ट्रेट पानी आ रहा है तो सेम डायरेक्शन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये फ्लक्स जो है ऐसे काम करता है। ओके, ये जो इन्होंने समझाया है दिस इज समथिंग कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरिया वेक्टर को उसके डायरेक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक सरफेस एरिया है मान लीजिए, उस सरफेस एरिया की जो क्वांटिटी है दैट इज डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस।
अभी ध्यान से समझिए ये चीज, ये जरूरी है। डेल्टा एस उसका एरिया है। एरिया मतलब डेल्टा इसलिए लगाया है इन्होंने क्योंकि छोटा एरिया है, को बहुत छोटा पार्ट लिया है किसी बड़े ऑब्जेक्ट का, छोटा एरिया उसमें से फील्ड पास हो रही है। तो इसमें जब डेल्टा एस मैंने लिखा, तो इसका मान लीजिए कि डायरेक्शन वेक्टर 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दैट विल बी एन कैप। तो अब रिजॉल्व करने के लिए मुझे कैसे लिखना पड़ेगा उसको? डेल्टा एस वेक्टर विल बी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगा, इनटू एन कैप। एन कैप क्या बताता है कि उसके, वो जिस सरफेस एरिया जिस तरफ फेस किए हुए हैं उस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर, मतलब ये मान लीजिए कि सरफेस एरिया है, ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, ऐसे जा रहा है तो 90 डिग्री ऐसे होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में फेस किए हो उस तरफ 90 डिग्री पे कौन सा एक वेक्टर जा रहा है वो बताता है, उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन कैप बोलते हैं उसको। ठीक है, वही चीज है। एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ई डेल्टा एस, उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई होगा वहां पर। मतलब अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और मैं बोलता हूँ सरफेस एक एक स्क्वायर से पास हो रहा है, एक स्क्वायर से पास हो रहा है जिसमें कि थीटा जो है, थीटा एंगल जो है उनके बीच का दैट इज 30 डिग्री, ठीक है, एंगल उनके बीच का 30 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि सर एक स्क्वायर वाले सरफेस एरिया से पास हो रहा है जिसके साइड्स जो है वो है 2 मीटर, मीटर में ले रहा हूँ ताकि सॉल्विंग इजी हो जाए अभी, 2 मीटर बाय 2 मीटर, ठीक है। तो इसका मैं जो फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स कैसे निकलेगा? फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इनटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया रिजॉल्व में, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए बस कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। डायरेक्शन में बता सकता हूँ कि वो किस तरफ किस एंगल पे है, और थीटा से पता लग जाएगा वो। उसके बाद मुझे ये चीज समझना है कि यहाँ पर ई क्या है, मेरे पास 2 है। डेल्टा एस विल बी एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, मतलब साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, और कॉस थीटा क्या है? कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, 1/2 होता है, दैट इज √3/2, सॉरी, 1/2 इज sin 30। ओके, तो इसका होता है √3/2, cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू जब 1 √3/2 हो रही है तो इसका मतलब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू। तो सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 8 इंटू √3/2, यानी कि दैट विल बी 4, दैट विल बी 4 √3। ओके, तो ये 4 √3 आएगा, यानी कि ये जो भी है क्वांटिटी आई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऐसे एक 3 क्वांटिटी दे रखे होंगे या फिर एंगल नहीं दिया होगा तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि उसकी क्वांटिटीज क्या है। एन कैप बस ये बताता है कि उसका डायरेक्शन किस डायरेक्ट, मतलब किस तरफ वो शो हो रहा है, तो उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है। ओके, बस इतना ही। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन पर कूलम होता है, इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। एंड कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग द नॉर्मल द एरिया टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट, वो सब बस लैंग्वेज इन्होंने उसमें लिख दी है डेफिनेशन टर्म में। टोटल फ्लक्स पाई थ्रू अ सरफेस एरिया इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ समेशन। एक सरफेस एरिया पे आप छोटे छोटे पार्ट्स का ना निकाल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, यहाँ पे ऐसे निकल रही है। तो यहाँ का एक एरिया एलिमेंट लीजिए, यहाँ का एक एरिया एलिमेंट लीजिए, यहाँ का एक एरिया एलिमेंट लीजिए, और फिर उसके बाद सबको, एक्चुअली ये और ये तो कैंसिल आउट कर देगा अगर सेम सिमेट्रिकल फिगर हुआ तो, होता है वैसा ही। और उसके बाद ये जो फिगर है ये इसको कंट्रीब्यूट करेगा चारों तरफ, मतलब एक सिलिंड्रिकल शेप में, सर्कुलर शेप में बाहर निकलेगा ना चारों तरफ से। तो ये यहाँ पे क्या करिए, इसका ई डेल्टा एस निकालिए, इसका ई डेल्टा एस, इसका फ्लक्स, तीनों का फ्लक्स निकाल के प्लस कर दीजिए टोटल, लेकिन कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कॉस कॉस थीटा ही वो टर्म है जो इसको रिजॉल्व करके मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, रिजॉल्व मतलब तरीका है वो सॉल्व करने का। तो यहाँ पर ई डेल्टा एस ऐसे समेशन कर देते हैं। एंड अगर वही चीज अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि डेल्टा एस को बहुत छोटा करता हूँ, देन इट विल बी लाइक, छोटे छोटे पार्ट्स को सम करता हूँ तो वो इंटीग्रेशन में बाद में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे समझने की थी, इज रिटर्न एज एन इंटीग्रल, वर्ड वहीं पे।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो टर्म है वो मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा, यहाँ पे इतना काफी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कौन चीज है जो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ये और इलेक्ट्रिक डाइपोल इज समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने पता नहीं ये सब कैसे डाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये आना चाहिए, आ गया डाइपोल, ये तो डाइपोल के बाद ये आना चाहिए। दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए एंड देन गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद, क्योंकि फ्लक्स के बाद ये चीज समझना इज लाइक एक कंटिन्यूटी रहती है। तो मैं इस फ्लक्स के बाद एक काम करता हूँ, फ्लक्स के बाद मैं डायरेक्टली गॉस लॉ ही समझाऊँ क्या, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे मैं अलग से बना दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है अभी। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्ज एक किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक पॉइंट पे, पॉइंट से लाइन, लाइन से एक 2D फिगर रेक्टेंगल या फिर कोई भी सरफेस, और उसके बाद एक 3D, मतलब एक वॉल्यूम पे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? कुछ नहीं, सब में पर यूनिट उसकी एक क्वांटिटी आती है। जैसे कि लाइन में होगा तो पर मीटर पे आएगा, लेंथ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सरफेस पे होगा तो पर मीटर स्क्वायर आएगा, और अगर वॉल्यूम पे होगा तो पर मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि चार्ज पर मीटर क्यूब, चार्ज पर मीटर, मीटर क्या बोलते हैं, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर मीटर, ये लेंथ और एरिया का और वॉल्यूम का आता है। तो यहाँ पे बस ये समझना जरूरी है कि वो चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट अगर मैं बोलूं, ये चीज समझने के लिए ऐसा है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, तो चार्ज ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक लाइन पे मुझे पता करना है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे ही पकड़ूंगा ना मैं। तो वहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मीटर में ही होगा, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट ही मीटर है, वो लेंथ को नापते ही मीटर में। तो दैट विल बी चार्ज, दिस टोटल चार्ज क्यू पर मीटर। पर मीटर मतलब उसके पर यूनिट पे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा ही बोलते हैं ना? हाँ, लैम्डा ही बोलते हैं। मतलब एनसीईआरटी के जो टर्म्स है वो याद है मुझे, इसलिए मैं लैम्डा बोल रहा हूँ, बट उसका एक क्वांटिटी कहाँ ही किसी बुक में होगा, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि वो एक लाइन पे है, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज कूलम पर मीटर, हो गया। और उसके बाद अगर एरिया पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल एरिया, दैट एरिया डेल्टा एस अपॉन, सॉरी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस, मतलब छोटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दैट क्यू बाय ए, यानी कि क्या हो जाता है ये, दिस विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके। एंड इफ वी गो टू वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होगा ये तो अभी खुद से अंदाजा लगा सकते हैं, वॉल्यूम में इट विल बी, हाँ लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि उसका यूनिट मतलब सिंबल क्या है। तो सरफेस के लिए सिग्मा यूज करते हैं मोस्टली, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक, क्यू बाय ए, या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस, या फिर डी क्यू बाय डी एस, या डी ए, जो भी बोलना है, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का होगा लैम्डा, लैम्डा विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, तो दैट विल बी कूलम पर मीटर, ये हो गया। एंड थर्ड विल बी क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम लिखते हैं बल्क वाले को के लिखते हैं शायद, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो, ठीक है, रो लिखते हैं। तो रो एक्चुअली रेजिस्टिविटी का भी होता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा आगे, बस यहाँ पे यूज कर रहे हैं रो। दैट विल बी इसको बोलते हैं बल्क चार्ज डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या बल्क चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट विल बी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब। मोस्टली सरफेस वाला यूज होता है, क्योंकि हम सरफेस के बारे में आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो सरफेस वाला यूज होगा। बस इतना याद रखिएगा कि सरफेस में क्या होता है, फॉर्मूला, और उसके बाद आगे सॉल्व। और सरफेस में कैसा है, वो एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में से कितना चार्ज पास हो रहा है, या कितनी फील्ड पास हो रही है, तो दैट इज समथिंग कि वो चीज हमें पढ़ना है। ओके। तो मैं इसके बाद गॉस लॉ पे एक अलग वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो, एक मिनट रुपया, और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उस पर अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल इज समथिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही, पर वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। वो दो चार्जेस सेम सेम कब अलाइन होते हैं, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, एक एक्सियल उसके लाइन पे, और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब उस एक्सियल से बाहर कोई भी पॉइंट, मोस्टली 90 डिग्री पे या फिर किसी भी एंगल पे, वो कैसे बनती है वो चीज हम समझेंगे। ओके। तो आई होप इसमें समझ में आया होगा कि कैसे चीजें काम करती हैं, और फ्लक्स क्या होता है, बेसिक है, मतलब इतना ज्यादा हैवी नहीं है समझने के लिए, थोड़ा सा
बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए उसमें, समझ में आ जाएगा। ओके। और कुछ इसमें रहेगा डाउट या फिर कुछ भी चीजें रहेंगी तो पूछ सकते हैं उसमें, या फिर डायरेक्टली कमेंट, या फिर उसमें चीज करिए। और इस चीज में मैं ये बोलूंगा आखिरी में कि अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वेल एंड फाइन, फिजिक्स सीखने की इच्छा है और समझ पा रहे हैं उस चीजों को, तो देख पा रहे हैं, वरना तो अब तक दूसरे चैनल पे चले गए होते। तो दैट इज गुड। और ऐसा नहीं है, आपको जहाँ से सीखना है सीख सकते हैं। मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सीखने के लिए आपको जहां से कंफर्टेबल होता है वहां से सीखिए, जो सही तरीके से है। तो मेरे तरीके से जो कंफर्टेबल मुझे लगा कि आपको समझ में आएगा, तो मैंने आपको बताया। और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चीज को, और प्लस उसके बाद में आप लाइक करिए, लाइक तो कर ही रहे हैं सब लोग, मुझे देखा व्यूज भी आ रहे हैं। और प्लस इसके साथ साथ में मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या होगा कि मुझे थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं, और उस चीज को मतलब एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ आगे भी करना है। थोड़ा सा ये वीडियो डालने में लेट हो रहा है मुझे, बट आगे वाले वीडियोस में थोड़ा टाइमली डालूंगा, ताकि चीजें जल्दी कंप्लीट भी हो और आपको इंटरेस्ट भी बना रहे। ओके। सो फॉर नाउ आई बी, मतलब अभी बाय बोलूंगा, लेकिन फिर से आऊंगा ये इसी टॉपिक का अगला नेक्स्ट पार्ट लेकर के।